गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के सब टॉपिक प्रेशर को डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले के सब टॉपिक्स जैसे इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सभी सब टॉपिक्स अपन इससे पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे प्रेशर में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट्स क्या हैं और प्रेशर्स कितने तरह के होते हैं। जैसे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इन सभी को हम डिफ़ाइन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर, जिसे हम हिंदी में दाब कहते हैं, क्या होता है यह? जब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कोई अभिलंबवत बल लगाया जाता है तो वह बल ही उसका दाब कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि दाब क्या है? किसी वस्तु पर लंबवत लगाए गए बल तथा वस्तु के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यहाँ सूत्र में आपको दिखा रखा है, दाब P बराबर है F/A, जहाँ F यानी बल एक सदिश राशि है और यह पृष्ठ पर अभिलंबवत दिशा में लगता है, परंतु दाब P एक अदिश राशि होती है, क्योंकि हम यहाँ बल का परिमाण काम में लेते हैं। बल जरूर सदिश राशि है, परंतु जब हम सूत्र में रखेंगे तो हम बल के परिमाण को काम में लेंगे, तो यहाँ जो F है वो बल का परिमाण है। इसी कारण हमें दाब जो P मिलता है वह एक अदिश राशि प्राप्त होता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल में भी पढ़ते हैं। और इसकी अगर हम MLT डायरेक्शन में डायमेंशन जानेंगे तो क्या होती है, ML-1 T-2। दाब के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब हम बताते हैं कि डेली यूजेस में दाब कहाँ कहाँ और कैसे काम आते हैं। द्रवों में भी दाब लगता है, तो लिक्विड के अंदर हम प्रेशर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या होता है, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवारों अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उन बिंदुओं की गहराई h तथा द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दाब P बराबर क्या होगा, h इंटू डी इंटू जी, जहाँ मैं पहले ही बता चुकी हूँ h उस बिंदु की सतह से या तले से गहराई है या ऊंचाई, आप किसी भी रूप में बोल सकते हैं, और d जिस द्रव के बिंदुओं को हम डिस्कस कर रहे हैं उस द्रव के घनत्व को बताता है, और g गुरुत्वीय त्वरण को बताता है। तो द्रवों में दाब के क्या नियम हैं? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब हमेशा समान होता है। दूसरा, कि स्थिर द्रव के भीतर, कैसा द्रव बता रहे हैं, कैसा लिक्विड, जो स्थिर है, स्टेशनरी है, तो स्थिर द्रव में या स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर लगता है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन।
सभी दिशाओं में बराबर लगता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। अपन फॉर्मूले में भी देख रहे हैं कि प्रेशर h यानी हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व d पर निर्भर करता है, और अगर घनत्व का मान ज़्यादा होगा तो दाब भी ज़्यादा होता है। तो द्रवों में दाब क्या होता है और वह कैसे डिफ़ाइन किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है। पास्कल एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नियम दिए हैं। द्रवों में क्या दिए हैं? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। दूसरा क्या नियम दिया पास्कल ने कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। क्या बताया कि किसी भी बर्तन में जो द्रव है उसके किसी भी भाग पर कोई बल लग रहा है तो द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में वह बल संचरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियमों पे आधारित कुछ यंत्र हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? केवल उस द्रव के घनत्व पर। जिस पात्र में द्रव को डाला जाता है उस पात्र की आकृति पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। आकृति चाहे कोन हो, सिलेंडर हो या कोई भी शेप हो उस पात्र की, उस पर दाब निर्भर नहीं करता है। एक और चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि दाब का प्रभाव किसी भी लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर किस प्रकार पड़ता है। क्या इफ़ेक्ट आता है प्रेशर के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर। यदि हम किसी वस्तु को गर्म करें जिससे पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब, ऐसे पदार्थों को अगर हम दाब बढ़ाएं तो उनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से मतलब क्या होता है? दाब बढ़ाने से तात्पर्य ये होता है कि हम उस द्रव के मॉलिक्यूल्स को पास लेके आते हैं। आप जानते हैं कि ठोसों में सबसे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, द्रव में थोड़ी दूर होते हैं और गैसेस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दाब बढ़ाने का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जिस पर भी दाब बढ़ा रहे हैं, अगर हम द्रव पर बात करते हैं तो हम द्रव के मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तब उनका गलनांक क्या होता है? उनका मेल्टिंग पॉइंट से मतलब उनका अणुओं का दूर हो जाना। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि दाब बढ़ाने पर द्रव का गलनांक भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मोम, घी आदि। अगर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर उनका आयतन घटता है तो ऐसे पदार्थों में जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है।
जैसे बर्फ। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वह गैसेस फॉर्म में, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक पर सभी प्रकार के द्रवों का जो क्वथनांक है वह प्रेशर के बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में आपने देखा था दो अलग अलग बिहेवियर है कि जिन पदार्थों के वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाते हैं गर्म करने पर, उनके तो मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन पदार्थों के वॉल्यूम घटते हैं गर्म करने पर, उनके मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने पर घट जाते हैं। जबकि क्वथनांक के अंदर यानी बॉइलिंग पॉइंट में सेम बिहेवियर है कि सभी द्रवों का क्वथनांक प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने दाब के बारे में जाना कि दाब क्या होता है और इनका द्रवों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब हम दाब के प्रकार जानेंगे कि हमने कौन कौन से तरह के प्रेशर जानने हैं, डिस्कस करने हैं। दाब जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम 3 प्रकार के दाब डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, दूसरा गेज प्रेशर, तीसरा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट से मतलब परम दाब। सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं पारा एक लिक्विड फॉर्म में है और एक किसी स्तंभ में अगर 76 सेंटीमीटर हाइट तक वह चढ़ गया है तो उस पर लगने वाला दाब कितना होगा? दाब का फॉर्मूला आपको बताया था, दाब P बराबर होता है H इंटू डी इंटू जी। H क्या है? हाइट, यानी यह कितनी हाइट चढ़ गया वह 76 सेंटीमीटर। D क्या है? उस पारे का घनत्व है। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मान। तो इस सब मानों को रखने पर जो हमें मिलता है प्रेशर, वह प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसे हम बार में काउंट करते हैं। बार, वायुमंडलीय दाब को हम किस चीज़ में मापते हैं? इसका मात्रक क्या है? बार, इंग्लिश में BAR, बार। तो एक बार बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 10 की घात 5 कैसे आया? सरल करने पर। किसको सरल करा? यदि हम H इंटू डी इंटू जी इन तीनों की वैल्यू रखकर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह मान 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे हम एक बार से इंडिकेट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको हमने फॉर्मूला बताया था द्रवों में प्रेशर का, P = H इंटू डी इंटू जी। H हाइट है जो पारे की, तो हम वायुमंडलीय दाब को डिफाइन करें कि एक वायुमंडलीय दाब क्या होता है। यह पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम में भरे गए द्रव के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि एक बार के नाम से जाना जाता है, एक बार कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है।
पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ कितना प्रेशर बना हुआ है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, 1 बार। परंतु जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। इसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि दाब ऊपर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु का पकेगी देर से, जल्दी खाना नहीं बने। खाना कब बनेगा? जब वस्तु पकती है, पर उसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। और क्या होता है कि अगर आप वायुयान में बैठे हैं, और वायुयान कहाँ उड़ रहा है? हाइट पे उड़ता है, जहाँ पर अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो जो आपका पेन है, फाउंटेन पेन, उसमें से स्याही का क्या होगा, इंक क्या होगी, लीक करेगी, रिसने लगेगी, बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पेन के अंदर तो प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही द्रव बहकर बाहर की तरफ, जहाँ पर प्रेशर कम है, उस तरफ प्रवाहित होने लगेगी। इसलिए उसमें से स्याही रिसने लगेगी। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। ये उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से हम प्रेशर नापते हैं। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं, और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाए जा सकते हैं। आपको रोज़ बताया जाता है ना कि आज बारिश हो सकती है या नहीं, कल हल्की बूंदाबांदी होगी, या परसों मौसम साफ रहेगा। तो ये सब पूर्वानुमान कैसे लगाए जाते हैं? मौसम संबंधी बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। क्या है ये पूर्वानुमान? यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ता है, तो दिन साफ होने की संभावना होती है। तो आपने जाना बच्चों कि बैरोमीटर के पाठ्यांकों के गिरने और चढ़ने के फ्लो को देखकर ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं कि आज आंधी होगी, कि बरसात होगी, कि दिन साफ रहेगा। अब हम दूसरे तरह के प्रेशर के बारे में जानेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी सबसे पहले निरपेक्ष दाब, या जिसे हम परम दाब भी कहते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर दाब के शून्य मान से, ज़ीरो वैल्यू से अधिक का दाब होता है, जिसे मुख्यतः हम कब नापते हैं? निर्वात स्थान में अथवा परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर प्राप्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? इट इज़ अ प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम ज़ीरो वैल्यू। दाब के शून्य मान से अधिक का जो दाब है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? निरपेक्ष दाब या परम दाब। फॉर एग्ज़ाम्पल, माना कि हमारे पास एक बैलून है और उस बैलून के अंदर जो प्रेशर है वह कितना है? 3 बार। कितना माना जा रहा है? 3 बार। ये 3 बार कैसे आया ये प्रेशर? डोंट थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ 3 बार दैट विद विच इंस्ट्रूमेंट इट हैज़ बीन मेजर्ड। ऐसा नहीं कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र की हुई है ये 3 बार।
कैसे आया ये 3 बार? इनिशियली इनसाइड द बैलून कोई भी एयर नहीं थी, माना वैक्यूम था। और फाइनली क्या हुआ कि इसके अंदर एयर डाल दी गई और प्रेशर 3 बार तक राइज हो गया। तो इस तरह के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि आप जानते हैं बैलून में इनिशियली कुछ नहीं था, नो एयर, तो उसका मान हम मान सकते हैं 0 उस समय प्रेशर। पर हमने जैसे जैसे उसमें एयर फूंक मार मार के आपने जैसे अपनी एयर उसके अंदर डाली प्रेशर के साथ, तो आपने उसके अंदर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया और बैलून में वो प्रेशर 3 बार तक बढ़ गए। तो इस तरह के प्रेशर को हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर या निरपेक्ष दाब या परम दाब कहते हैं, जो 0 से ऊपर स्टार्ट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं गेज प्रेशर की, कि गेज प्रेशर क्या है। गेज प्रेशर से तात्पर्य यह है कि यह एक रिलेटिव प्रेशर है। पहली बात, कैसे मेज़र किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम इसे मेज़र करते हैं। प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इज नोन एज गेज प्रेशर। इसको अपन उदाहरण से समझ सकते हैं कि माना हमारे पास कोई सिस्टम है ए जिसका एब्सोल्यूट प्रेशर है 5 बार, और एक और सिस्टम है बी जिसका एब्सोल्यूट प्रेशर है 3 बार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वाइस वर्सा, कुछ भी तरीके से, तो वह जो मान होगा वो ही गेज प्रेशर कहलाएगा। यानी गेज प्रेशर एक रिलेटिव प्रेशर है, किसी न किसी के रेफरेंस में ही मेज़र किया जाता है। और रेफरेंस में मुख्यतः क्या लिया जाता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि बैलून में, एक बैलून ए के अंदर 5 बार है प्रेशर, दूसरे बैलून बी के अंदर 3 बार है। तो गेज प्रेशर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाने पर जो मान हमें मिलेगा वही ही गेज प्रेशर कहलाएगा। क्या कर रहे हैं हम? गेज प्रेशर क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या यूँ कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो मेज़र किया गया है प्रेशर, वह ही गेज प्रेशर कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर को ही हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि गेज प्रेशर कितना है, तो हम क्या कहेंगे कि गेज प्रेशर, इधर देखिए, सिस्टम ए में हमने 5 बार एब्सोल्यूट प्रेशर बताया, सिस्टम बी में 3 बार एब्सोल्यूट प्रेशर बताया। तो दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर का डिफरेंस तो हो गया 2 बार। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1। आप सभी जानते हैं वायुमंडलीय दाब 1 बार लिया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार। तो रिजल्टेंट गेज प्रेशर कितना आएगा? गेज प्रेशर जो बैलून का है वह
आपके पास क्या आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो गेज प्रेशर कितना मिल गया अपने को 2 बार। गेज प्रेशर सिंपल ये नहीं है कि सिस्टम ए के एब्सोल्यूट प्रेशर में से सिस्टम बी के एब्सोल्यूट प्रेशर को घटा दिया जाए, बल्कि ये दोनों तो एब्सोल्यूट प्रेशर हैं, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर का जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो वह प्रेशर गेज प्रेशर कहलाएगा। तो इनका जो डिफरेंस था ए और बी सिस्टम का वह था 2 बार एब्सोल्यूट प्रेशर, और एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 बार है। तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 बार। तो इस प्रकार हमें गेज प्रेशर का मान ज्ञात हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक प्रेशर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेशर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तथा इन्हें हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे।